हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगी इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी को शुरू करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब भी मैं कभी छुट्टी लेती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, दैट मीन्स मैं कहीं बिजी हूँ। सेकंड चीज़, जब भी मैं लंबी छुट्टी पे जाती हूँ अक्सर मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, और मैं तब इन्फॉर्म नहीं करती जब कोई अनप्लान छुट्टी होती है, जहाँ पर मेरा दिल नहीं है छुट्टी लेने का, बट मजबूरी में मुझे छुट्टी लेनी पड़ी है और कोई आइडिया नहीं है मुझे कि कितनी छुट्टी लेनी पड़ेगी। थर्ड थिंग, मैं अक्सर लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ और बहुत बार कहती हूँ कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे तंग ना करें। फिर भी कल किसी ने मुझे तंग किया, जैसे कि आपने आज सुबह लव स्टोरी चैनल पे सुन ही लिया होगा। उन्होंने मुझे गालियाँ गलौज की, बदतमीज़ी की, हैरेस किया, मुझे गालियाँ निकाली, बिच, कमीनी, करेक्टरलेस, चीप, ये सब चीज़ें बोली। और सबसे बुरी बात ये थी कि उन्होंने जंगकुक का कहीं ना कहीं नाम यूज़ किया हुआ था। देखिए गाइस, BTS एक बहुत बड़ा नाम है, यहाँ तक कि जो भी एक्टर्स के आप नाम यूज़ करते हैं, शाओजान, यीबो, जंगकुक, वी, या फिर जो भी आपका बायस्ड है आप उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, गाइस याद रखिए, आप किसी का नाम यूज़ करके किसी को गालियाँ दे रहे हैं, उस इंसान ने बहुत मेहनत की है। जंगकुक, BTS वालों ने 11-11, 8-8, 10-10 साल मेहनत की है, उनकी मेहनत को ख़राब मत कीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप उनके फ़ैन हैं, बायस्ड हैं, तो देखिए, फ़ैन कभी भी अपने आइडल की इमेज को ख़राब नहीं करता। एक साइकोपैथ ज़रूर ऐसा कर सकता है, बट एक फ़ैन नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू मी। और जो लोग उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़, आप अपना नाम यूज़ कीजिए ना, अगर आपको किसी को कुछ कहना है, अगर आप में इतने गट्स हैं तो। थर्ड थिंग, और प्लीज़ अगर सोचिए कभी आपकी फैमिली को पता चला आप यूट्यूब पे किसी की चीज़ें सुनते हैं और फिर इंस्टाग्राम पे जाके उन्हें गालियाँ निकालते हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा कैसी ओजी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है इसलिए नहीं कि आप थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ करें या किसी को जाके गालियाँ निकालें। प्लीज़ अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाइए, अच्छी लाइफ जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। और चलिए आज के हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और अगर किसी को लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपका टाइम ख़राब किया हो। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि कांग्से सरन मर चुकी थी और उन्होंने अपने पति के बाहों में और वी विशान की बाहों में दम तोड़ा था। ये टाइम वी विशान और वी चांगसे के लिए बहुत 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 डिफिकल्ट था गाइस, क्योंकि एक ने अपने सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा और दूसरे ने अपनी माँ को मरते हुए देखा। और इस दुनिया में सबसे प्यारी हमें माँ होती है, और अगर हमारी माँ को एक ऐसा शख्स मार दे जिससे हमने जीने मरने की कसम खाई हो, जिससे हमने बहुत प्यार किया हो और जिसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हो, तो उस इंसान के लिए ये सबसे बड़ा कर्स होगा, जिसके हाथों उसकी अपनी माँ, मतलब जिसके प्रेमी के हाथों उसकी अपनी माँ मर जाए। वी विजयन को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसकी माँ का शव उसके हाथ में था। उसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी आंखें गुस्से से, बदले से और रिवेंज की भावना से भर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसके सामने बस एक ही चीज़ थी कि उसकी माँ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लियांग झा था। लियांग झा, जिससे उसने शादी और प्यार की कसमें खाई थी। ऑब्वियस सी बात थी, कोई भी इंसान टूट जाता अगर उसके प्यार के हाथों उसके माँ बाप मारे जाएँ तो। विंग विंग यहाँ पे टूट गया था, और विंग ही नहीं बल्कि वी चांग से भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लव मैरिज की थी कांगसे सरन के साथ, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे अपनी कांगसे को। आज वो कांगसे उनके सामने एक लाश बन गई थी, एक डेड बॉडी बन गई थी। और ऑब्वियस सी बात थी, उन्हें जितना दुख था ना अपनी बीवी को खोने का, वो जानते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने लिटरली दिल पे पत्थर रखा था, ये सोच के कि उनकी बीवी आज नहीं रही। वो तो गुमसुम हो गए थे, एक लाश जैसे हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट क्या करें। उनकी कांगसे आज उनके सामने मर गई थी। वी विजयन बहुत गुस्से में आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और यहाँ पर एकदम से लियांग झा उसकी तरफ बढ़ने चाहता था, उसकी तरफ आना चाहता था, लेकिन वी विजयन एकदम से अपनी 9 टेल फॉक्स फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर उसकी जो 9 पूंछ थी वो बहुत बुरी तरह से फैल जाती हैं, और वो ऐसे फैलती हैं कि वहाँ पर जितनी भी वी सेक्ट और लियांग सेक्ट दोनों की सेना थी, उसकी पूंछ उन दोनों को ही गिरा देती हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड तरीके से बढ़ रही थी। और वी विजयन की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो अपने गुस्से में खड़ा होता है, उसके फादर, उसकी मॉम की जो लाश होती थी उसे अपने सीने से लगाते हैं, और यहाँ पर भी विजयन आगे बढ़ता है। वो एक एक करके सारी सेनाओं को इधर उधर फेंक देता है। गुस्से में उसे कुछ नहीं पता था वो किसको कितना नुकसान पहुँचा रहा है। उसने लियांग सेक्ट की सेना और वी सेक्ट की सेना में, दोनों ही सेना में काफ़ी ज़्यादा उधम मचा दिया था। उसे नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसके साथ ये सब हुआ। ऐसा क्या हुआ है कि लियांग झा ने उसके सेक्ट को धोखा दिया। ड्रैगन स्टोन के एम्परर ने
चेरी ब्लॉसम सेक्ट को इतना बड़ा धोखा दिया, धोखे से उसके पिता पर अटैक किया और उसकी माँ को मार डाला। ऐसा क्या हो गया लियांग को? क्या उसे सत्ता चाहिए थी? क्या उसे इस राज्य पे राज करना था? शादी के बाद तो उसे दोनों सेक्ट की सत्ता मिल ही जाती, फिर आखिर ऐसा क्या लालच था कि उसने आज इतना बड़ा दुख दे दिया? सच में बहुत सारी चीज़ें विभीषण के मन में चल रही थी और सबसे बड़ा घाव उसे अपनी माँ के जाने से था। वो गुस्से में आगे बढ़ा, एक एक कदम आगे बढ़ाता गया और एक एक कदम उसके जब आगे बढ़ रहे थे तो पूरी धरती हिल रही थी। और वो गुस्से में यहाँ पर लियांग की तरफ भागता हुआ गया और उसने लियांग को अपने पैर से दूर जाके घेर दिया। लियांग दूर जाके बहुत बुरी तरीके से गिरता है और उसके मुंह से और ज़्यादा खून आने लगते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो दूर जाके गिरता है तो उसके हाथ पैर में भी बहुत सारी चोटें आई थी। लेकिन वो विभीषण को चाहता था कि वो उसका गुस्सा काम डाउन कर सके, लेकिन उसके पास लफ्ज़ नहीं थे कि वो क्या बताएगा कि आखिर उसने उसके माँ बाप पे हमला क्यों किया है शिचन के जाने के। लेकिन क्या विभीषण उसकी बातें सुनना चाहेगा? लियांग ने भी अपना कोई बहुत बड़ा खोया था, लेकिन लियांग जानता था विभीषण नहीं सुनेगा क्योंकि वो इमॉर्टल है। अगर लियांग उसे मारना भी चाहे तो वो मार भी नहीं सकता था। लियांग जैसे ही देखता है कि विभूषण फिर से उसकी तरफ भागा आ रहा है और उसकी 9 पूंछ हवा में लहरा रही हैं और वो इतना विराट रूप में आ रहा है कि लियांग को भी मजबूरन अपनी ड्रैगन फॉर्म में आना पड़ता है और वो विभूषण के सामने अपनी ड्रैगन फॉर्म में खड़ा हो जाता है और विभूषण उसके सामने 9 टेल फॉक्स फॉर्म में। और यहाँ पर वो इतनी ज़ोर से ड्रैगन के चेहरे के सामने चिल्लाता है कि ड्रैगन भी 2 मिनट के लिए झंझोड़ के रह जाता है। और तब लियांग अपनी ड्रैगन फॉर्म में विभूषण पे गुस्से में आकर बहुत सारी आग उबलता है। वो ऐसी आग उबल रहा था कि वहाँ पर एक सोना भी पिघल जाए, एक लोहा भी पिघल जाए, इतनी गर्माहट थी। जैसे एक वोल्केनो फटता है ना गाइस, जब वोल्केनो एरप्ट होता है, फटता है, तब जितनी भयंकर आग उसमें से निकल सकती थी उससे भी गर्म, उससे भी 10 गुना गर्म आग यहाँ से निकल रही थी। लेकिन विभूषण को वो आग कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि विभूषण के फादर की स्पिरिट, फोनिक स्पिरिट उसके अंदर थी। और जब लंजा ये सब करके थक जाता है, उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने विभूषण पे आग बरसाई, लेकिन अनकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं जानता था कि विभूषण आग बरसाने से नहीं मरेगा। उसे ड्रैगन फॉर्म में बहुत गुस्सा आ गया था। वो चाहे तो विभूषण को मार देता, लेकिन विभूषण इमॉर्टल था। विभूषण को बहुत गुस्सा आता है जब लंजा ने उसके ऊपर आग बरसाई। और उसके बाद जब उसे कुछ नहीं होता तो वो अपनी लाल आंखों से लंजा की तरफ देखता है और उसके बाद वो लंजा को अपने हाथ से इतनी तेज कुछ मंत्र पढ़ के धक्का मारता है कि लंजा अपनी ड्रैगन फॉर्म में दूर जाके गिरता है, जबकि लंजा की ड्रैगन फॉर्म ह्यूज थी। विभूषण एक शेप शिफ्टर था, वो बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता था, लेकिन अभी भी उसने अपना विराट रूप नहीं अपनाया था। लेकिन लंजा अपनी पूरी ड्रैगन फॉर्म में था। लेकिन लंजा को इतनी दूर जाके लगती है क्योंकि लंजा ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था, उसने बहुत सारी अपनी आग उगल चुकी थी, उसे बहुत सारी चोटें आ गई थी, इंटरनल चोट भी उसे काफ़ी आई थी। और वो ड्रैगन फॉर्म में जब दूर जाके गिरता है तो उसे बहुत बुरी तरह से लगती है, बिकॉज जितना बड़ी चीज़ हम ऊपर हवा में से गिरते हैं उतनी ज़्यादा हिस्सों में वो टूटती है, उतना ज़्यादा उसे नुकसान होता है। इसी तरह से ड्रैगन फॉर्म में जब गिरता है तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके पंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जैसे तैसे करके लियांग फिर भी खड़ा होता है, उसके मुंह से खून आ रहा था और वो फिर से 9 टेल फॉक्स के सामने आ जाता है। और 9 टेल फॉक्स इस वक्त उसके ऊपर अपनी जो पूंछ थी उससे वार करती है और वो लियांग के एक साइड के पंख को, क्योंकि ड्रैगन हवा में पंख के तौर पे ही उड़ते हैं, वो लियांग के एक पंख को फाड़ देता है। और लियांग ऐसी सिचुएशन में हवा में उड़ नहीं पाता और वो दूर जाके बहुत बुरी तरीके से गिरता है। और यहाँ पर लियांग जैसे ही वहाँ से गिरता है तो उसके बाद लियांग ज़मीन पे आके जैसे ही गिरता है तो वो अपनी इंसानी फॉर्म में आ गया था, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ड्रैगन रूप में वहाँ रह सके, उसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुँच चुका था। और लियांग के मुँह से भी बहुत खून निकल रहा था और विंग ने जो उसका पंख फाड़ा था वहाँ पे लियांग के जो बैग थी उसके बहुत सारे हिस्सों पे कट पड़ गया था और बहुत सारी जगह से वो लहू लुहान हो गया था। और जब वो ज़मीन पे आके बहुत बुरी तरह से गिरता है तब उसका एक हाथ, उसका उल्टा हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन विभूषण अभी भी शांत नहीं हुआ था। विभूषण को ऐसा देख के भी चांग से जब देखते हैं कि उनका बच्चा शांत नहीं हो रहा और अगर वो ऐसे ही रहा तो वो पूरी पृथ्वी, पूरे चेरी ब्लॉसम सेक्ट को तबाह कर देगा, और तबाह ही नहीं बल्कि इस पूरी यूनिवर्सल को वो तबाह कर देगा। तभी चांग से अपने फॉनिक्स फॉर्म में आते हैं और वो भागे भागे अपने बच्चे के पास जाते हैं। वो विंग को रोकने की कोशिश करते हैं पर विंग किसी की सुनना नहीं चाहता था। विंग के सिर पे खून सवार था और वो
बस उसका एक मोटिव था, जिसने उसकी माँ को मारा वो उसे जान से मार देना चाहता था। लेकिन पीछे से आके वी चांग से उसे हक कर लेते हैं। उसे फोनिक फॉर्म में ही वो उस नाइनटेल फॉक्स को हक करते हैं, अपना माथा अपने बच्चे के सिर पे रखते हैं और कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, विंग प्लीज़, अगर तुम चाहते हो अपनी माँ का बदला लेना, तुम माँ का बदला मैं लूँगा, लेकिन तुम अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, तुम्हें ज़िंदगी भर अफसोस हो कि तुमने अपने हाथों अपने प्यार को मार डाला। मुझे पता है तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं नहीं बचूंगा, लेकिन वीन, मैं नहीं चाहता तुम अपने साथ कुछ ऐसा वैसा कर दो मेरे बच्चे कि ज़िंदगी भर तुम्हें अफसोस हो। प्लीज़ शांत हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। जैसे ही वी चांग से ये बात बोलते हैं, वी वुशियान कहीं ना कहीं उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उसका जो दर्द था वो आंसुओं में बह जाता है और उसके बाद वो अपने गुस्से को छोड़ता है। उसकी नाइन टेल फॉक्स तो वैसे ही निकली हुई थी, लेकिन जो उसकी लाल आंखें थी वो नॉर्मलाइज होती हैं। अब उसकी आंखें क्रिस्टल क्लियर थी, जिनमें सिर्फ आंसू थे, और उसकी लाल आंखें बंद हो जाती हैं। और यहाँ पर वी वुशियान बहुत ज़्यादा रो रहा था, टूट गया था, और धीरे धीरे करके वो अपनी इंसानी फॉर्म में वापस आता है। उसके पिता जो कि फोनिक्स फॉर्म में थे, वो अपने बच्चे को अपने पंखों में लिए हुए ज़मीन पे उतारते हैं। वी वुशियान जो गुस्सा करने के बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी और वो अपनी सारी एनर्जी अपने गुस्से में कन्वर्ट कर चुका था, जिसकी वजह से उसका शरीर थक जाता है। क्योंकि वी वुशियान ने कभी भी नाइन टेल फॉक्स की जो पूरी की पूरी उसकी शक्ति थी उसे कभी यूज़ नहीं किया था, तो वो अब एग्जॉस्ट फील कर रहा था और वो अपने पिता की भाव में सो जाता है। उसके पिता फोनिक्स फॉर्म में आ चुके थे और उसके बाद वो वी वुशियान को बड़े प्यार से ज़मीन पे रखते हैं, उसे बहुत प्यार से देखते हैं और उसे छोड़ के अब उन्हें लियांग झा से बदला लेना था। वो लियांग झा की तरफ फड़ ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एकदम से अटैक हो जाता है, और वो जब देखते हैं तो वहाँ पर अटैक किसी और चीज़ का नहीं बल्कि कॉप्स का हो रहा था। वहाँ पर अचानक से कॉप्स आने लगती हैं और डेडली बीस्ट को वो पहली बार वहाँ देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाते हैं। और कॉप्स में एक फैमिलियर चेहरा उनकी तरफ आ रहा था, और वो फैमिलियर चेहरा और कोई नहीं बल्कि सुशी था। ये देखने के बाद वी चांग से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब वहाँ पर डेडली बीस्ट को लियांग झा देखता है, वो भी हैरान हो जाता है कि डेडली बीस्ट ये यहाँ कैसे आ गए। इस यूनिवर्सल का वो लोग पार्ट नहीं थे, वो दूसरी गैलेक्सी का पार्ट थे, तो आखिर वो लोग यहाँ कैसे आ गए। वी चांग से और लियांग झा के चेहरे की एकदम हवाएं उड़ जाती हैं, और वो जानते थे वी चांग से कि लियांग झा अब नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। तो वो विंग को देख रहे होते हैं कि अगर वो विंग को लेकर यहाँ से चले गए तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा, उनकी अपनी पब्लिक चेरी ब्लॉसम का पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा, और वो इस तरह से विंग को इस लड़ाई में नहीं छोड़ सकते। विंग एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो गया था, क्योंकि विंग ने अभी के अभी बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूज़ कर लिया था, और विंग ने कभी अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। विंग अभी 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ था, और 17 साल की उम्र में इतनी बड़ी एनर्जी को यूज़ करना उसके लिए मौत जैसा भी हो सकता था। ये इमॉर्टैलिटी उसे मौत में भी तब्दील कर सकती थी। तो यहाँ पर वी चांग से डर जाते हैं। तभी लियांग झा जैसे तैसे करके अपने पैरों को चलते हुए वी चांग से के पास आता है और कहता है, मैं विंग का ख्याल रखूंगा। वी चांग से उसकी तरफ घूर के देखते हैं। लियांग झा कहता है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं विंग को कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरी लड़ाई आपसे थी, विंग से नहीं, और मैं यहाँ पर अपने ब्रदर शिचन की मौत का बदला लेने आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेडली बीस्ट से नहीं लड़ पाऊँगा, क्योंकि मेरी ड्रैगन फॉर्म की शक्ति अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। मैं उस शक्ति को दोबारा से थोड़ी देर लगेगा मुझे पाने में। मुझे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ, और मैं इतनी जल्दी इन सब लोगों से नहीं लड़ पाऊँगा। मैं अपनी ड्रैगन फॉर्म में नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं विंग को यहाँ से दूर ले जाऊँगा। मैं जैसे तैसे करके विंग को दूर ले जाना चाहता हूँ, वरना ये लोग विंग को भी मार देंगे। तभी वी चांग से एक गहरी सांस लेते हैं और विंग को लियांग झा को सौंप देते हैं और कहते हैं, इसको बचा के रखना, मैं इन लोगों से लड़ता हूँ, प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी दूर ले जाओ। और वो देखते हैं कि वहाँ से एक कॉप्स भागा हुआ आता है, और वो कॉप्स चांग से सरन के बॉडी के साथ उसके ऊपर पैर रख के खड़ा होता है। वी चांग से कोई देख के बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बच्चे को लियांग झा को देते हैं और फटाफट से वहाँ से भागते हैं। वो अपनी फोनिक्स फॉर्म में ही बहुत सारे लोगों पे आग बरसाने लगते हैं। जो कॉप्स वहाँ आ रहे थे वो उन्हें जिंदा जला रहे होते हैं, क्योंकि अगर कॉप्स को जला दिया जाए तो वो राख बन जाएंगे और उसके बाद वो किसी पे दोबारा हमला नहीं कर सकते। यहाँ पर जो डेडली बीस्ट था, वो मरे हुए लोग जो यहाँ सेना थी उन्हें फिर से खड़ा कर रहा था, और उन्हें अपने जादू को यूज़ करके, अपने ब्लैक मैजिक को यूज़ करके उन्हें फिर से जगा रहा था, ताकि वो इस चेरी ब्लॉसम सेक्ट के खिलाफ लड़ाई कर सके। यहाँ पर विंग को एक हाथ में लिए हुए लंजा वहाँ से उड़कर अपने ड्रैगन की हाफ शक्ति को यूज़ करके अपनी बेचन को निकाल के वहाँ से वो फटाफट से कहीं सेफ प्लेस पहुंचता है। जब वो आगे उड़ रहा होता है तो उसकी शक्ति जो थी वो अभी भी, उसकी एनर्जी बर्स्ट आउट हो रही थी, कम हो रही थी, एग्जॉस्ट हो रहा था। तो वो थोड़ी देर के लिए एक जगह रुकता है पानी पीने के लिए। वो नीचे पानी की
सतह ढूंढता है ताकि पानी पीने से उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आए। वो जैसे ही जिस जगह रुकता है वहाँ पर छोटे छोटे एलियंस होते हैं, और वो जब देखते हैं कि लियांगचा इतना ज़्यादा उसे नुकसान हुआ है, और वो सोचते हैं शायद कहीं वो विंग को मार ना डाले। लियांगचा वहाँ पे जैसे ही रुकता है तो वहाँ पर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं और वो उससे विंग को छीन रहे होते हैं। लियांगचा यहाँ पर जैसे ही देखता है कि वो एलियन विंग को बचाने के लिए आए हैं, वो एलियंस को बोलता है कि प्लीज़ विंग हम लोगों की मदद करो, मैं विंग को बचाना चाहता हूँ। वो सारे के सारे बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी महारानी को मारा है, और वो विंग को अपनी तरफ कर लेते हैं। लियांगचा कहता है प्लीज़ मेरे लिए इसे बचा लो। इसके फादर चाहते हैं, एम्परर वी चांग से चाहते हैं कि वो इसे सेफ रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे कहीं दूर ले जाओ, और मुझे वापस जाना होगा, मुझे डेडली बीस्ट से लड़ना होगा। तुम लोग क्या इसका ख्याल रख पाओगे? वहाँ विंग को थोड़ा थोड़ा होश आता है और वो देखता है उसके सामने लंचा है। वो लियांगचा को जैसे ही देखता है वो फिर से बेहोश हो जाता है, और वो छोटे छोटे एलियन जादू का इस्तेमाल करके, और मरमेड भी जादू का इस्तेमाल करके वहाँ से विंग को किसी सेफ जगह ले जाते हैं। और यहाँ पर लियांगचा जो है वो वापस से बैटलफील्ड में वी चांगसे का हेल्प करने चला जाता है, क्योंकि उसे पता था डेडली बीस्ट अगर सारे जगह को अपने कब्जे में ले लिए तो यहाँ का पूरा सेक्ट, पूरी की पूरी गैलेक्सी तबाह कर देगा। उसने ना जाने कितने सेक्ट्स को तबाह किया है। एलियंस जो हैं वो विभूषण को बचा लेते हैं, और मरमेड्स भी विभूषण को बचा लेती हैं। वो लोग जादू से विभूषण को कहीं और ले जाते हैं। लेकिन वी चांग से जब वो जाता है तो देखता है वी चांग से सबको आग जला के उनके खिलाफ लड़ रहा है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उन्हें क्षति पहुँच चुकी है। ना जाने कितने लोगों ने एरो मार के वी चांग से की फोनिक्स फॉर्म को बहुत बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था, खूनम खून कर दिया था। और धीरे धीरे वहाँ पे लोग जो थे वो वी चांग से की तरफ ना जाने कितने तरीके से तीर चला रहे थे अपनी बड़ी फोनिक्स फॉर्म में। वी चांग से ने ना जाने कितने कॉप्स को जला दिया था। डेडली बीस्ट जो था यहाँ पर जादू से कंट्रोल करके वी चांगसे को मारना चाहता था। वो सबसे बड़ी एक प्लान करता है। वो बहुत चालाकी से वी चांगसे का एक पूरा का पूरा जो पंख था उसे अपनी तलवार से काट देता है। उसकी तलवार किसी भी चीज़ को काटने में सक्षम थी, और वो अपनी तलवार से वी चांगसे का एक पूरा पंख फाड़ देता है, जिसकी वजह से वी चांगसे पूरी तरह से ज़मीन पे आके गिरते हैं। वो जैसे ही ज़मीन पे आके गिरते हैं वो इंसानी रूप में आ जाते हैं, और उनका पंख जो था वो उनकी हाथ की फॉर्म में था, और उनका एक हाथ कट गया था। वो इंसान आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर लंचा आता है वी चांगसे को बचाने के लिए। लेकिन वो आदमी इससे पहले लियांगचा कुछ कर पाता, उन्होंने वी चांगसे के सीने में तलवार को आर पार कर दिया था। और यहाँ पर ये देखने के बाद लियांगचा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज उसके सामने वी चांगसे, जिन्हें वो मारना चाहता था, मारने के लिए बहुत उतारू था, उसे डेडली बीस्ट ने मार डाला था। विंग के दोनों माता पिता ख़त्म हो गए थे। जैसे ही वो दिल में से आर पार करता है, और उसके बाद वो वी चांगसे के कॉप्स को गर्दन से पकड़ता है, और उसकी गर्दन को, उसकी पूरी मुंडी को हवा में ज़ोर से उखाड़ के फेंक देता है। और वो ज़ोर से हंसते हुए कहता है देखा, मैंने शूशे तुम्हारा बदला पूरा किया। और उसके बाद वो लंजा की तरफ बढ़ता है। लंजा अपनी पूरी शक्ति को ग्रैब करता है, और उसके बाद वो अपने बहुत ही बड़े ड्रैगन फॉर्म में जैसे तैसे पहुंचता है, क्योंकि पानी पीने के बाद उसने बहुत सारी एनर्जी को रिबिल्ड किया था। और उसके बाद वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है, जिसका एक पंख अभी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था, आधा टूटा हुआ था। लंचा अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर अभी भी आग उगल सकता था, और वो उस डेडली बीस्ट की पूरी सेना पे आग घंटों तक बरसाता है। ना जाने कितने सारे एरो उसके उस आधे कटे हुए पंख में जाके लगते हैं। कुछ पूरे पंख में लगते हैं, कुछ पूंछ में लगते हैं, कुछ चेहरों में लगते हैं। लेकिन लंजा किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे बहुत खून आ रहा था, और वो मन में सोचता है अगर आज मैं इस फील्ड में मर भी जाऊँ तो मुझे पता है विंग, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका, मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा सका, लेकिन मैं तुम्हारे सेक्ट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। यही मेरा पछतावा है, यही मेरा प्रायश्चित है। और यहाँ पर वो पूरी ताकत के साथ लड़ता है और सबको जला देता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खून से लहूलुहान था, और वो बहुत बुरी तरह से उस पर वार होते हैं। ना जाने कितनी तलवारें हवाओं में उछल के उसके ऊपर जाती हैं। और यहाँ पर लियांगचा दूर जाके गिरता है। उसने डेडली बीस्ट के अलावा उसकी सारी सेना को जला दिया था, जिसमें से शुशे भी था। लेकिन वो एक जगह दूर जाके गिरता है। डेडली बीस्ट उसे देख के हंस रहा होता है, और उसके सामने आता है और कहता है अब मैं तुम्हें यूज़ करूँगा। मुझे पता है मरने के बाद तुम्हारे कॉप्स को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद तुम्हारे कॉप से मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। यहाँ पर लंजा आंख बंद करके गिरा हुआ था, जिससे डेडली बीस्ट को लगता है शायद वो मर गया है। लेकिन जैसे ही वो लंजा के मुंह के पास जाता है, और उसे लगता है कि अब वो लंजा को जैसे तैसे अपनी ब्लैक मैजिक से कन्वर्ट कर देगा कॉप्स में, लंजा अपना मुंह खोलता है और डेडली बीस्ट को
अपनी आग उगल के ज़िंदा जला देता है। वहाँ पे वो पूरा का पूरा डेडली बीस्ट एकदम से जल जाता है, जो कि अभी तक बचे जा रहा था, और लंजा अपनी लास्ट एनर्जी को यूज़ करके उसे जला देता है। और जैसे ही वो डेडली बीस्ट जल जाता है, उसके बाद लंजा की भी शक्ति ख़त्म हो गई थी। वो वहाँ पर फटाफट से अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है, जिसे ना जाने कितने अनगिनत तीर लगे हुए थे। उसे लगभग कम से कम नहीं तो 100 तीर लगे हुए थे। और ल्यांचा जो है वो अपनी आखिरी सांस लेता है, और वो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और वो कहता है, विंग मुझे माफ़ कर देना, इस जन्म में मैं तुम्हारा ना हो सका, लेकिन अगला जन्म जब मैं लूँगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा विंग। और उसकी आंखों से वो आंसू गिरते हैं, और वहाँ पर ल्यांचा की मौत हो जाती है। जी हाँ, ल्यांचा अपनी आखिरी सांसों में भी विंग को याद करता है, और वो ख़त्म हो जाता है। उससे बहुत अफसोस होता है। जब वो मर जाता है ना, तो उसके ब्रेन में सिर्फ अनकॉन्शियसनेस उसका विंग चल रहा था। उस विंग की पहली हंसी, पहली बार उनका मिलना, वो किस करना, और उसने विंग को कितना ज़्यादा हर्ट किया है, उसके मन में बहुत पछतावा होता है। और वो कहता है, अगली बार मैं तुम्हें मिलूँ तो मुझसे सारे गुस्से निकाल लेना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए ये याद रखना। और वो वहाँ मर जाता है। जैसे ही यहाँ पर लियांगशा मर जाता है, उसके बाद वहाँ पर विंग, जो कि बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस था, उसके पूरा सेक्ट तबाह हो चुका था, उसकी पूरी सेना मारी जा चुकी थी, कुछ ही लोग उसके बचे थे। यहाँ तक कि उसने अपनी, जब डेडलीस्ट फॉर्म में वो आया था अपनी 9 टेल इमॉर्टल फॉक्स में लाल आंखों के साथ, तो उसने खुद की भी सेना काफ़ी हद तक तबाह कर दी थी। यहाँ पर विंग जो है वो जैसे तैसे करके उस बैटल फील्ड में होश आने के बाद पहुँचता है। उसे वो एलियंस लेके आते हैं, तो विंग उस जगह देखता है कि वहाँ पर न जाने कितने लोगों की लाश पड़ी है। उनमें से एक लाश, बहुत सारे लोग तो जल चुके थे, बहुत सारे लोग ख़त्म हो चुके थे, लेकिन वहाँ पर उसे 3 लाश बहुत फेमिलियर लगती हैं, जो खून में लथपथ थी, जिनमें से एक उसकी माँ की, उसके पिता की और ल्यांचा की लाश थी, जिसे देखने के बाद वो घुटनों पर गिर जाता है। वो अपने माता पिता की लास्ट मेमोरीज़ को हाथ लगाता है, जहाँ उसकी लास्ट मेमोरी उसकी माँ की तो थी। जब वो छूता है तो पता चलता है, जिसमें लास्ट मेमोरी में वो वी चांगसे को बचाना चाहती थी। वी चांगसे की जो लास्ट मेमोरी थी, उसमें वो अपने सेक्ट और अपने बेटे को बचाना चाहते थे, कैसे उन्होंने लंजा को उसे दिया। और जब लंजा मर जाता है, तो उसकी लास्ट मेमोरी थी वी वुशियान से दोबारा मिलना, उसे प्रोटेक्ट करना, उससे प्यार करना, और उसे कभी अपने से दूर ना जाने देना। ये सब देखने के बाद वी वुशियान वहाँ टूट जाता है। जब वी वुशियान सारी चीज़ें, उसके जो बचे कुचे लोग थे सेक्ट के, और वो एलियंस मर्मेड मिलके वो सारी चीज़ें ठीक कर रही होती हैं। लाशों को लाया जाता है वी सेक्ट में। जिस तरह से लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती थी, वी चांगसे, खंगसे सरन को भी उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है। और वी वुशियान ल्यांचा का भी मौत का, मतलब उसकी डेड बॉडी का क्रिमिनेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। 3 लोगों की लाशों को वो बिल्कुल सम्मानपूर्वक जलाता है, क्योंकि जब भी युद्ध में किसी भी सेना का सैनिक मरे तो उसे घटिया मौत नहीं दी जाती, बल्कि बाइज्जत उसे वो सम्मान मिला जाता है जो उसका लायक है। और कुछ भी हो जाए, ल्यांचा कितना भी बुरा हो, लेकिन वो एक एम्परर था, तो उसे गंदी मौत नहीं दे सकता था। और ल्यांचा की लास्ट मेमोरी सिर्फ विंग था। विंग यहाँ पर उन लोगों को जो है श्रद्धांजलि देता है, उनकी लाश को वो चिता को अग्नि देता है। और यहाँ पर वो बुरी तरह से टूट जाता है, और वो बहुत बुरी तरह से ज़ोर ज़ोर से रोता है। वो जब ज़ोर ज़ोर से रोता है, तो वहाँ पर अचानक से बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। वी वुशियान को नहीं पता था ये सैनिक क्यों आए हैं, और वहाँ पर दौड़ भागते हुए उसकी भुआ आती है, और भुआ के साथ साथ फू याओ आता है। विंग फेंगशी वहाँ रोते हुए आती है और कहती है वी वुशियान को एक्यूज़ करते हुए, तुमने सबको मार डाला, तुमने मेरे भाई, मेरी बहन, मतलब मेरी भाभी और ड्रैगन स्टोन के मालिक तक को मार डाला। वी वुशियान, तुमने सबको खा गए, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुमने सत्ता के लालच में ड्रैगन स्टोन तक को मार डाला, ड्रैगन स्टोन के हर इंसान को। यहाँ पर फू याओ जब देखता है कि ल्यांचा मर चुका है, वो टूट जाता है, और वो अपनी माँ के सामने एक्यूज़ करता है, मदर, इन लोगों ने सबको धोखा दिया है। वी सेक्ट के, चेरी ब्लॉसम सेक्ट के हर इंसान को जान से मार देना चाहिए। इन्होंने 2 सेक्ट को तबाह किया, 2 प्लैनेट्स को तबाह किया, और डेडली बीस्ट तक को यहाँ इनवाइट किया। ये लोग बहुत खूंखार हैं। वी वुशियान, हमें तुम्हारे सेक्ट से और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने बहुत बड़े कायदे और कानून को तोड़ा है। तुम लोगों ने यहाँ पर ड्रैगन स्टोन से लड़ाई की, ड्रैगन स्टोन को धोखा दिया, और उसके बाद डेडली बीस्ट तक को बुला दिया। तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। तुम इस पूरी की पूरी दुनिया में एक धब्बा हो। तुमने वी चांगसे सेक्ट के भी कितने सारे लोगों को मार डाला। तुम
इमॉर्टल 9 फॉक्स हो, और अगर तुम्हें ज़िंदा रखा गया तो तुम लोगों के लिए खतरा बन सकते हो विभूषण। मुझे भविष्यवाणी याद है, मैंने एक प्रोफेसी पढ़ी थी जिसमें लिखा गया था 9 पूंछ वाली जो लोमड़ी होगी वो सारी तबाहों की रीज़न होगी। मैं नहीं चाहता कि अब तुमने इतनी तबाही यहाँ पर मचा दी, हमारे सेक्ट में भी मचाओ। मिंग सेक्ट के सैनिक, गिरफ्तार कर लो इस 9 पूंछ वाली लोमड़ी की, और इस 9 पूंछ वाली लोमड़ी की 9 की 9 पूंछ काट दी जाए और उसके बाद इसका सिर कलम कर दिया जाए। जैसे ही फू याओ ये ऑर्डर देता है, वी वुजियान हैरान हो जाता है। वी वुजियान कहता है, ब्रदर तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग घेराबंदी में सामने आते हैं वी वुजियान को पकड़ने के लिए, लेकिन एलियंस यहाँ पर वी वुजियान का घेराव करके उसे बचाते हैं और कहते हैं अभी इसके माता पिता की चिता भी ठीक नहीं हुई और तुम लोग यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हो। वी वुजियान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो कहता है, फू याओ तुम्हें लगता है कि मैंने अपने माता पिता को मार डाला? मेरे माता पिता मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? फू याओ क्या हो गया है तुम्हें? फू याओ यहाँ पर गुस्से में कहता है, विंग तुम्हें सत्ता चाहिए थी ना, तुमने सब तबाह कर दिया, लियांग झा भी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुमने लियांग झा को मैं ब्लैक मैजिक करके अपने पास रखा। प्रोफेसी सही थी, तुम सारी तबाहियों की वजह हो, तुम्हारी तबाहियों की वजह आज हम रिजल्ट देख रहे हैं। 2 एम्परर मारे जा चुके हैं, चेरी ब्लॉसम सेक्ट का और दूसरा ड्रैगन स्टोन सेक्ट का। अब तुम किसे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो जो मिंग सेक्ट का इंसान है? तुम इस दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरा हो। और यहाँ पर वो डैगर लेके वी वुजियान के सामने आता है और वो वी वुजियान को जैसे तैसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से वी वुजियान अपनी 9 पूंछ वाली फॉर्म में आ जाता है और गलती से उसकी एक पूंछ जो थी वो यहाँ पर फू याओ को रोकते हुए फू याओ के सीने से आर पार हो जाती है और वहीं के वहीं फू याओ ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही वो फू याओ के सीने से आस पार उसकी पूरी की पूरी पूंछ चली जाती है, उसके बाद ये देखने के बाद उसकी भुआ मिंग फेंगशी हैरान हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसी हुई थी 9 टेल्ड इमॉर्टल फॉक्स सब कुछ तबाह कर देगी। वो हैरान हो जाती है। उसके सामने उसका क्राउन प्रिंस बेटा जिसे उसने अडॉप्ट किया था क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, आज वो मर गया था। वी वुजियान को भी यकीन नहीं आता कि उसने अपने कज़न को अपनी पूंछ के थ्रू मार दिया। वो तो बस अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन उसकी पूंछ ऐसे कैसे फू याओ को मार सकती थी, उसे यकीन नहीं आता। तभी मिंग फेंगशी अपने लोगों को ऑर्डर करती है कि वी वुजियान को एक ताबूत के अंदर बांध दिया जाए और उसे जैसे तैसे मंत्रों के थ्रू बांध कर उसे फेंक दिया जाए, कहीं और नहीं बल्कि पृथ्वी के पानी के अंदर, ओशन के अंदर, ताकि वो किसी का भी बुरा ना कर पाए, किसी भी सेक्ट को तबाह ना कर पाए। वी वुजियान यहाँ हैरान था। वी वुजियान वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी 9 टेल फॉक्स चीज़ों को यूज़ करके, अपनी शक्तियों को यूज़ करके, जिसे वो पूरी तरह से जानता भी नहीं था, वो कोशिश करके वहाँ से अपने बहुत सारे एलियन मरमेड लोगों को वहाँ से भगा ले जाता है और जो बचे कुचे वी सेक्ट के लोग थे उन्हें भी। और वो जैसे तैसे करके अपनी चुटकी से जैसे ही वो बजाता है सारे लोग गायब हो जाते हैं। वो एक सुनसान जगह आते हैं, जो सुनसान एक फॉरबिडन प्लेस थी। उस प्लेनेट पे रुकते हैं जहाँ पर ना कुछ खाने के लिए था ना पीने के लिए, बस फल फ्रूट थे, जंगल था। वी वुजियान वहाँ पे उन लोगों को कहता है कि हम एक नया घर बसाएंगे। वो वहाँ पर एक घर बसाते हैं। वहाँ पे एक पुराना पेड़ था जो बातें किया करता था। वो पेड़ वी वुजियान को देखता है और कहता है, क्या तुम कौन हो? तुम्हारी गन तो बिल्कुल 9 पूंछ वाली लोमड़ी जैसी है, क्या तुम 9 पूंछ वाली लोमड़ी हो? वी वुजियान जो बहुत डर जाता है, उसे लगता है कहीं ये पेड़ को पता चल गया और अगर इसके कोई सोर्सेस किसी को बता दें तो यहाँ पर उसकी भुआ और मिंग सेक्ट के लोग इसे कैद करने के लिए आ जाएंगे। तो वी वुजियान झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पेड़ जो है वी वुजियान को अपनी टहनियों से पकड़ लेता है और कहता है, सच बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर फेंक दूंगा। वी वुजियान घबरा जाता है। तभी कि तभी उसके सामने एलियंस आते हैं, मरमेड्स आती हैं और वो बताते हैं कि वी वुजियान जो है वो कोई डेंजर नहीं है। वी वुजियान एक नॉर्मल इंसान है, एक ओमेगा है जो कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी की उसके अंदर शक्ति है और फोनिक्स की। तब वो पेड़ उसे रोक देता है और कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर रहोगे और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी घास है, फूस है, लेकिन तुम यहाँ पर रहने के लिए सेक्ट को बना सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों की सुरक्षा करता हूँ और ये सेक्ट हमारा है। वी वुजियान उस पेड़ को कहता है, डोंट वरी, मैं आप लोगों को कोई भी खतरा महसूस नहीं होने दूंगा। वी वुजियान कहता है, आप लोग यहाँ पर रहिए। और वहाँ पर उसके दो सबसे खास लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें उसने हमेशा प्रोटेक्ट किया था। वो थी वेंचिंग और वेनिंग उसके साथ बचपन से थे और वेनिंग ने हमेशा उसे हर चीज़ सिखाई थी। वेनिंग जो है वहाँ पर आते हैं और वी वुजियान उन्हें कहता है कि मुझे वापस मेरे प्लैनेट जाना होगा। अगर मेरी बुआ ने इन सबको यहाँ ढूंढ लिया और
मेरे साथ ढूंढ लिया तो सब मारे जाएंगे, मुझे वापस जाना होगा। वेंचिंग वेनिंग कहते हैं, लेकिन तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो सबके लिए खतरा होगा। वो अपने अपने पाउच से एक चीज़ निकालता है जो बहुत ज़्यादा जादुई थी, और वो कहता है इस जादुई चीज़ को इस पेड़ को दे दो। अगर ये पेड़ इस जादुई चीज़ को खाएगा तो उसके बाद यहाँ पर अपने आप ही एक पूरी दुनिया बस जाएगी। वो उस पेड़ को कहता है कि तुम क्या ये जादुई चीज़ खा सकते हो? जैसे ही वो पेड़ वो जादुई चीज़ खाता है, वहाँ पर अचानक से सारी ग्रीनरी हो जाती है, गंद अपने आप हटने लगता है, और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियों के घर बनने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इमेजिनेशन चलती है, इमेजनरी चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर एक पूरी सेक्ट जैसी दुनिया बस जाती है। तो यहाँ पर वेंचिंग वेनिंग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया? तो वी विजन कहता है ये हमारे वी सेक्ट की खासियत है। अगर हम किसी प्लैनेट को बसाना चाहें तो हम अपनी शक्ति और ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा किसी भी चीज़, किसी भी पेड़ या किसी भी धरती में गाड़ दें तो वहाँ पर हम नया सेक्ट बसा सकते हैं। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो और मुझे जाना होगा। वो अलविदा बोलता है, हक करता है वेंचिंग वेनिंग को और अपने एलियंस को भी, और यहाँ से चला जाता है ताकि वो लोग सुरक्षित रह सकें। वो वापस से अपने सेक्ट आता है जहाँ पे उसकी बुआ उसका इंतज़ार कर रही थी, और वो बुआ के पास आ जाता है, और वो जब देखता है उसकी बुआ फू याओ की बॉडी को लेकर कितना रो रही हैं। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि सारा कर्म कांड फू याओ का ही किया हुआ था, लेकिन वो अपनी बुआ के सामने झुकता है पश्चाताप के लिए। उसकी बुआ यहाँ पर विभूषण से बहुत प्यार करती थी, तो वो अपने हाथों से अपने भतीजे को नहीं मार सकती थी, लेकिन वो विभूषण को बांध कर एक ताबूत में रखवा देती है और उस ताबूत को पृथ्वी में फेंक देती है, ताकि पृथ्वी में 10,000 साल बाद एक ऐसा इंसान प्रोफेसी के थ्रू पैदा होगा जो विभूषण का खात्मा कर सकता है। और उसकी बुआ अपने हाथों से उस बच्चे को नहीं मार सकती थी, जिससे वो बहुत प्यार करती है। भले ही फू याओ मर गया हो, लेकिन वी चांग से उसका अपना भाई था, और विभूषण उसके अपने भाई का खून था, वो उसे नहीं मार सकती थी, तो इसलिए वो ताबूत में बंद करके विभूषण को धरती पर फेंक देती है। और गाइस, कल से शुरू होगी हमारी आगे की स्टोरी कि कैसे लंचा को रियलाइज़ होगा उसके पिछले जन्म के कर्म कांड, और कैसे उसे प्यार होगा हमारे विभूषण से। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।